हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का रेशियो जो है एसएससी पुलिस वगैरह में बढ़ता जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उनसे प्रश्न बनाने की कोशिश करें। और पुराने जो प्रश्न हैं पिछले 10 सालों में, चाहे वो एसएससी में आए हों, चाहे पीएससी में आए हों, चाहे रेलवे में आए हों, इन सबको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक दो क्लास में हम बेसिक कवर करेंगे, संविधान है क्या, एक्चुअली में पढ़ना कैसे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर चालू करते हैं। भारतीय संविधान जो है, संविधान भारत का हो या विश्व में किसी भी देश का हो, संविधान का मतलब होता है कि नियम कानून जो है जिसके अनुसार देश चल रहा है। जैसे कोई भी घर चलाना है तो उसके लिए भी नियम कानून चाहिए होते हैं। जैसे हमें कोचिंग चलानी है तो उसके लिए भी नियम कानून चाहिए, कितने बजे बच्चा आएगा, कितने बजे बच्चा अंदर आएगा, बैच कितने बजे चालू होंगे, टेस्ट कब लेना है, तो ये सब नियम और कानून हुए कोचिंग के। ऐसे ही देश चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, तो वही डेफिनेशन होती है कि देश चलाने के लिए बनाए गए नियम कानून या लिखे गए नियम कानूनों को ही हम संविधान कहते हैं। और ये सबसे पहले लिखे थे एक देश ने जिसका नाम है अमेरिका। समझ पाए? यही डेफिनेशन है अपनी कि ऐसे लिखित मौलिक नियम एवं सिद्धांत जिसके आधार पर किसी देश को चलाया जाता है या संचालन किया जाता है, उसको हम संविधान कहते हैं। और विश्व का जो पहला संविधान है ये अमेरिका के द्वारा जो है लिखा गया था, जो 1789 में लागू किया गया। विश्व का सबसे छोटा संविधान थोड़ा सा चर्चे में है, देखिएगा मोनाको जो देश है, ये हम विश्व का भूगोल जब पढ़ रहे हैं उस वाले सेशन में कवर करेंगे। मोनाको कहाँ पे? हाल फिलहाल के लिए अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर यूरोपियन कंट्री है जो स्पेन फ्रांस के बिल्कुल बगल में है, जिसका नाम है मोनाको। इससे पीएससी में एक प्रश्न आया था। यहाँ पे एक संस्था है, गैस करिएगा कौन सी है, नहीं तो लास्ट क्लास में मैं बता ही दूंगा आपको कौन सी है, जिसका मुख्यालय यहाँ मोनाको में बनाया गया है। आइएगा, विश्व का सबसे पहला संविधान जो है वो अमेरिका में है, या अमेरिका ने बनाया था। और विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो मोनाको देश का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ये हमें पता है। और एक और चीज है जो 2015 में नेपाल ने की है, विश्व का सबसे नया संविधान, ये किस देश का भैया? तो विश्व का सबसे नया संविधान जो है ये नेपाल का है, जो अभी 2015 में बनाया गया है। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पहला है वो सबसे पुराना भी होगा। अब भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। देखिएगा, संविधान निर्माण टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनी, जिसमें 389 सीटें थी, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, संविधान निर्माण में पढ़ेंगे। हम संविधान जो है उसकी डेफिनेशन या कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं भाग 5 के लिए, जो जरूरी है। देखिएगा, भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। इसी दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब ये जो संविधान है उसको कुछ समय बाद लागू किया गया, और भारत का जो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस खुशी में रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब ऐसा क्या कारण था कि 26 जनवरी ही चुनी? 24 जनवरी भी हो सकती थी, 27 जनवरी भी हो सकती थी। तो होता यह है कि भारत में पहली बार 1930 में 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाया जा चुका है। पहली बार स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका है, और ये 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। तो इसी तारीख को याद रखने के लिए क्या किया गया? भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आइएगा संविधान के बारे में थोड़ा इंट्रो लेते हैं। जो संविधान है, ये संविधान जब लिखा गया था और आज का वर्तमान संविधान है, थोड़ा सा अंतर है। भाग जो है 22 हुआ करते थे पहले भी, आज भी 22 है। कई YouTube चैनल पे या कहीं भी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि भारतीय संविधान में भाग 25 है। अगर कोई ऐसा बोले तो आप बस एक सिंपल सा प्रश्न कीजिएगा उससे कि भाग 24 में क्या है, बताइएगा। भाग 23 में क्या है? क्योंकि भाग 23, भाग 24 अभी जोड़े ही नहीं गए, सब भाग जोड़े गए हैं। जैसे भाग 4 है जो DPSP से संबंधित है, इसके बाद भाग 4A जिनमें जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो ये सब भाग जोड़ा गया है। ऐसे करके 3 सब भाग जोड़े गए हैं, तो भाग 25 हो जाते हैं, ना कि 23, 24 और 25 जोड़े गए हैं। ये क्लियर करिएगा। अनुसूची जो है आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन के अनुसूचियां क्या है। पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी, अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 8 से 12 जो है उसका सफर हम देखेंगे, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, किसके द्वारा जोड़ी गई और किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़ी गई थी। इसके बाद है भैया अनुच्छेद 395 मेन अनुच्छेद है। अभी बोलते हैं 495, 465, जो भी डेटा हो वो डेटा वही सेम है जैसे भाग है। इसमें भी अनुच्छेद ABCD करके जोड़े गए हैं, ना कि 396, 397 करके जोड़ा गया है।
तो अभी मेन हमने ये पढ़ा है कि भारत में जो संविधान बना था वो 1949 को बना, लागू 50 में हुआ, और इसमें ये कुछ चीजें हैं कि इसमें भाग 22 हैं, अनुसूचियां 12 हैं, और वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं ये 395 है। आगे की क्लास में देखते हैं। देखिएगा, ये कुछ चीज है जहां से प्रश्न थोड़े से ज्यादा कवर होते हैं। अपन को भाग 5 पढ़ना है। भाग 5 को अपन केंद्रीय विधानमंडल कह सकते हैं, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, ये सब चीजें हैं। तो पहले समझने की कोशिश करेंगे कि विधायिका होती क्या है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। इन्हीं को कहते हैं शासन के अंग। तो हमारे भारत में शासन के 3 अंग है। देखिएगा कौन कौन से हैं। शासन के जो अंग है भैया वो 3 है। एक तो है विधायिका, ऐसी कोई भी संस्था जो कानून बनाती है उसको विधायिका कहा जाता है। आप सबको पता है कि कोई भी बिल आएगा वो लोकसभा में आएगा तो कहां जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में आ जाए तो कहां पे जाएगा भाई, लोकसभा में। और लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर देंगे उसको तो वो बिल कहां पहुंच जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ये तीनों पास कर देते हैं तो ही वो कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि विधायिका वो चीज है सर जो कानून का निर्माण करती है। और भारत में कानून का निर्माण ये 3 लोग करते हैं, और इन 3 लोगों को मिलाकर ही संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है। तो एक तरह से संसद के कितने भाग हैं, एक तो भाई लोकसभा जो पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर से, एक है राज्यसभा, और लोकसभा राज्यसभा के बाद संसद का तीसरा भाग कौन सा है, राष्ट्रपति है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है, और तीनों ही कानून बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि संसद को हम विधायिका कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं साहब। संसद ही विधायिका है। या कौन सी विधायिका, केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं या संसद को विधायिका कहते हैं, बात कैसी है, एक ही है। आगे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन संसद का भाग है कौन नहीं है। जैसे पीएससी 2021 में आया था, प्रधानमंत्री इसका भाग नहीं था। हाँ, ये भी बन सकता है कि लोकसभा किसका भाग है, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका का। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो कोशिश करिएगा उनको बनाने की। तो विधायिका का मतलब जो कानून का निर्माण करती है वो संस्था विधायिका है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसको कह रहे हैं अपन, जो कानूनों को लागू करती है ना सर, उन कानूनों को लागू करने वाली संस्था को कहा जाता है कार्यपालिका। और भारत में कानून लागू करती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री जो है वो भी कार्यपालिका का अंग है, और उसकी मंत्री परिषद जो है वो भी कार्यपालिका का अंग है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भैया वास्तविक कार्यपालिका। कौन सी, वास्तविक। वास्तविक कार्यपालिका जो है उसमें प्रधानमंत्री आता है और उसकी मंत्री परिषद आती है। और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, और नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अंग है वो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति विधायिका का अंग तो है ही, साथ में नाम मात्र की कार्यपालिका का भी अंग होता है। तो भारतीय कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार की है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। कोई पूछे कार्यपालिका क्या है तो कानून को लागू करवाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। इसके बगल में है न्यायपालिका, जो कानून बना हुआ है उस कानूनों में कोई विवाद आता है तो उसका निपटारा तो करेगी ही, कानून की जांच भी करेगी। कोई गलत कानून बना तो उसको कैंसिल भी करेगी, खारिज कर देती है। और कोई कानून का पालन ना करे तो उस पर सजा देने का काम भी कौन करती है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, ये तीनों किसके अंग माने जाते हैं, ये अंग तीनों माने जाते हैं न्यायपालिका के। तो हमने पढ़ा शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कौन किसका अंग है, जैसे हाईकोर्ट किसका है, लोकसभा किसका अंग है, प्रधानमंत्री किसका अंग है, ऐसे करके प्रश्न बन जाए तो गलतियां ना हो। अब आते हैं हम संसद पे, ठीक है। तो हम आप पढ़ने वाले हैं विधायिका के बारे में। चलिएगा, जो संसद है भाई, संसद के 3 भाग हैं। एक तो है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा और तीसरा है भाई राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है, और ये तीनों आपस में मिलकर कानून बनाते हैं। लोकसभा पास कर देगी तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास कर देगी तो राष्ट्रपति के पास, और ये तीनों पास कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो चलिए हम लोकसभा से चालू करते हैं। पहली लोकसभा जो है उसमें बैठने की क्षमता 552 सीटों की है। मतलब लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो 552 है, और वर्तमान में 543 सीटें हैं। अब कुछ समय पहले यहां पे लिखते थे कि लोकसभा में जो है 545 सीटें हैं वर्तमान में। लेकिन होता यह है कि लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ये 2 लोग एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, माता पिता में से कोई एक अगर विदेशी है, उसका जो औलाद है, उसका जो बेटा या बेटी होगी वो एंग्लो इंडियन कही जाएगी।
और एंग्लो इंडियन लोकसभा में बिठाए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, जिनको मोदी सरकार ने 104वां संशोधन 2019 के द्वारा बंद कर दिया है। समझिएगा ध्यान से, 104वां संशोधन 2019 के द्वारा मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार छीन लिया है, या एक तरह से मनोनीत करने की शक्ति जो है वो बंद करवा दी गई है। अब लोकसभा में केवल 543 सीटें हैं, 545 नहीं है। तो अब लोकसभा से अगर प्रश्न बने कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें खाली हैं, तो अपन बोलेंगे 9 सीटें खाली हैं। पहले लिखते थे 7 सीटें खाली हैं, 9 सीटें कहां से खाली हैं? 2 तो हमें अभी पता चला कि 2 एंग्लो इंडियन है जो अब खाली रहेंगी, सीटें नियुक्त नहीं किए गए हैं या मनोनीत नहीं किए गए हैं। और दूसरी जो चीज है वो ये है 7 लोगों की, वो समझिएगा यहाँ पे जो पीओके है, जम्मू कश्मीर का ऐसा हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसको क्या कहा जाता है? पीओके कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो हिस्सा पीओके का है, इस पीओके में कुल 12 सीटें हमारी खाली हैं, जिनमें से 7 सीटें हैं लोकसभा की और 5 सीटें हैं राज्यसभा की। जब पीओके हमारे कब्जे में आएगा तब ये सीटें वापस से भरी जाएंगी, लेकिन अभी ये सीटें लोकसभा राज्यसभा दोनों में खाली हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न बने कि वर्तमान में पीओके की कितनी सीटें लोकसभा में खाली हैं, तो आपका उत्तर लगा 7। लोकसभा में कुल कितनी सीटें खाली हैं, तो अपना उत्तर लगा 9 सीटें। 9 सीटों में 7 पीओके की हैं, तो 2 किसकी हैं? 2 सर एंग्लो इंडियन की हैं। अब क्या होता है लोकसभा में? लोकसभा में जो 543 लोग हैं, उन 543 लोगों पर चुनाव होगा। कुछ बीजेपी की सीटें आएंगी, कुछ कांग्रेस की आएंगी, कुछ अदर पार्टियों की आएंगी, और जिस पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा होंगी इसमें लोकसभा में, उसी पार्टी में से एक व्यक्ति को बना दिया जाएगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अमूमन लोकसभा में से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इंदिरा गांधी बनी थी भाई। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का है, उसको प्रधानमंत्री बनना है तो वो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा में बहुमत पेश करना है, बहुमत हासिल करना होता है। अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाता तो उसकी मेंबरशिप या सदस्यता चली जाती है। ठीक है, लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं, जिनमें से 543 सीटें जो हैं वो भरी हुई हैं, बाकी 9 सीटें खाली हैं, जो हम देख चुके हैं। कोई भी लोकसभा में आता है तो उसका कार्यकाल 5 साल रहता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर इमरजेंसी वगैरह लगती है तो 1 साल बढ़ा भी जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की जो न्यूनतम आयु है वो 25 साल रखी गई है। लोकसभा के चुनाव जनता करती है, इसलिए लोकसभा को डायरेक्ट इलेक्शन की संज्ञा दी जाती है कि लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्ट चुनाव या प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें जनता भाग लेती है, इसलिए जनता का सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से किसको जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा में हर 5 साल में चुनाव होने हैं, इसलिए लोकसभा स्थायी सदन नहीं होती, इसको भंग किया जा सकता है। भंग का मतलब ये है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा पूरी खाली हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लोकसभा को भंग करना, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है। और लोकसभा जो है इसकी आयु 25 साल है न्यूनतम, इसलिए इसको निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा की ये कुछ चीजें हैं, आगे लोकसभा में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल के लिए लोकसभा की अधिकतम सीटें, न्यूनतम सीटें, कितनी सीटें खाली हैं, कार्यकाल कितना है, आयु कितनी है, और इसको किन अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये हमने सीखा है। ऐसे ही सेम राज्यसभा में है। देखिएगा, राज्यसभा जो है इसके चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, इसलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो 250 हैं, जिसमें से 245 सीटें भरी जाती हैं, 5 सीटें खाली हैं। सेम 5 सीटें कहाँ की हैं भैया? 5 सीटें हमें पता है, पीओके जो है उसमें 12 सीटें थी, 12 सीटों में से 7 सीटें कहाँ खाली हैं? लोकसभा में, और 5 सीटें कहाँ खाली हैं? राज्यसभा में। तो टोटल कितनी खाली हैं? 12। 12 में से 7 गई लोकसभा में और 5 गई राज्यसभा में। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का रखा गया है, और इसकी जो आयु है वो न्यूनतम आयु है 30 साल, और 30 साल है, इसकी 25 साल है, इसलिए इसको निम्न सदन कह रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं? उच्च सदन या अपर हाउस। राज्यसभा को कोई भंग नहीं करता है, राष्ट्रपति भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, इसलिए इसको परमानेंट हाउस या स्थायी सदन कहते हैं। क्यों भंग नहीं करता, ये राज्यसभा में आगे पढ़ने वाले हैं। तो हाल फिलहाल के लिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है, और राज्यसभा में चुनाव जो है या राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यों से आते हैं नॉमिनेट होके, इसलिए राज्यों का सदन या स्टेट हाउस, हाउस ऑफ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? राज्यसभा को जाना जाता है।
तो ये कुछ चीजें नॉर्मल सी हैं जो अपन ने समझने की कोशिश की है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिएगा अब आ जाइएगा लोकसभा में। लोकसभा जो है भाई हमें पता है कि संसद के 3 अंग हैं। संसद का पहला अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऐसे करके 3 अंग हैं। 3 अंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम एक अंग जो है वो स्पेशल पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति पढ़ेंगे। जैसे ही हम तीनों अंग पढ़ लेंगे तो हमारी जो संसद है वो खत्म होगी। फिर संसद के कुछ विशेष अधिकार आते हैं, वो विशेष अधिकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं भाई। लोकसभा जो है इसका गठन 17 मई 1952 को हुआ था। फॉर्मेशन कब बनाई गई थी अपनी लोकसभा? 17 मई 1952 को बनाई गई, और उसके बाद इसकी जो बैठक है वो करी गई थी भैया 17 अप्रैल 1952 है, ये 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। ये करेक्ट कर लीजिएगा, 17 अप्रैल 1952 को इसकी बैठक हुई, गठन हुआ है, और पहली बैठक जो हुई है वो 13 मई 1952 को हुई है। आप इस बैठक को याद रखेंगे, काम चल जाएगा। लोकसभा की पहली बैठक कब होती है? 13 मई 1952 को होती है। वर्तमान में जो लोकसभा है ये कौन से नंबर की है? तो वर्तमान में जो लोकसभा है वो 17वें नंबर की कार्यरत है। 17वें नंबर की मतलब पहली लोकसभा बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, फिर चौथी बनी, ऐसे कर करके वर्तमान में 2019 में जो चुनाव हुए थे वो कौन से नंबर की लोकसभा के हुए हैं? तो ये पढ़ने के काम का है, क्योंकि 24 में चुनाव है। 24 में कौन से नंबर की लोकसभा आने वाली है? 18वें नंबर की लोकसभा आने वाली है, और ये 17वें नंबर की 2019 में आई थी, जो अभी तक चल रही है। आगे आइएगा। लोकसभा जो है उसमें क्या है, हमने एक चीज देखी है कि लोकसभा में सिर्फ 543 लोग हैं और 9 सीटें खाली हैं। 9 सीटों में से 7 पीओके की हैं और 2 एंग्लो इंडियन की हैं। अब ये 543 जो लोग हैं इनमें कुछ आएंगे बीजेपी के, कुछ आएंगे कांग्रेस के, और कुछ आएंगे अदर पार्टियों के। अब मान के चलो बीजेपी के 300 आए, कांग्रेस के 200 आए, और बचे 43 अन्य पार्टियों के आए। तो सबसे ज्यादा किस पार्टी का है जो पार्टी की सीटें आई हैं? बीजेपी की। तो बीजेपी जो है इसमें जीत जाती है। मतलब कहने का क्या, कांग्रेस की आ गई तो वो जीत गई, अदर पार्टी की आ गई तो वो जीत गई। हमको क्या करना है, आधे से एक अधिक सीटें हासिल करनी है लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए। और जो व्यक्ति बहुमत पेश कर देता है या साबित कर देता है उसी व्यक्ति को अपन क्या कर देते हैं? प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। आइएगा, नई लोकसभा जो है, अब जैसे मान के चलिएगा अभी 2024 में चुनाव हुए, 24 में चुनाव होंगे तो देखा जाएगा किसकी सीटें ज्यादा हैं। जिसकी भी सीटें ज्यादा होंगी उसी पार्टी को जो है विजेता घोषित करेंगे। उस पार्टी में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये पार्टी के ऊपर है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित करना चाहती है। अब अगर नई लोकसभा आई है तो उस लोकसभा में से ही आपको अध्यक्ष बनाना है, और लोकसभा में से ही आपको उपाध्यक्ष बनाना है। मतलब स्पीकर और वाइस स्पीकर इन 543 में ही शामिल हैं, अलग से नहीं आते हैं। तो लोकसभा जो नई आई है उस समय, जैसे ये रखिएगा, ये आपकी लोकसभा है, इसमें कई सारे 543 लोग आके बैठ गए। अब इसमें अध्यक्ष की कुर्सी और उपाध्यक्ष की कुर्सी जो है वो खाली रखी गई है। अब इसको भरना है। अब भरने के लिए इन 543 में से एक व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा और एक व्यक्ति जो है उपाध्यक्ष बनेगा। किसको बनाया जाए, ये ड्यूटी होती है एक व्यक्ति की, जिसको नाम देते हैं प्रोटेम स्पीकर। मतलब एक दिन के लिए लोकसभा में एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर पहली बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब पहली बैठक की जो अध्यक्षता करेगा उसको प्रोटेम स्पीकर कह रहे हैं। इसके 2 काम होते हैं मेन। पहला काम है कि जो नए सदस्य आए हैं उन सारे के सारे नए सदस्यों को क्या दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर? शपथ दिलवाता है। और दूसरा काम क्या है उसका, कि लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका चुनाव करवाएगा। उसका काम, किसका काम है ये? प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर के 2 काम हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना और नई लोकसभा जो आई है उसमें सभी सदस्यों के क्या करवाना? उनको शपथ दिलवाना। अब ये काम जैसे ही खत्म हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर चले जाते हैं और दूसरे दिन से लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी नया अध्यक्ष संभाल लेता है। अब ये जो नोट में लाइन लिखी है कम लोगों को पता है, देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है कि कब होना है, आज होगा, कल होगा, ये सब कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति तय करेंगे। हाँ, जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ बैठ गया, जैसे ये रहे लोकसभा अध्यक्ष, ये बैठे हैं, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बैठ गए अब उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय नहीं करते, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन करते हैं?
अध्यक्ष करते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति तय करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष की तिथि जो है वो अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा तय की जाएगी। लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे यहां देखना आप, देखो ये संसद है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 के अनुसार एक संसद होगी, 3 भाग हैं इसके, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों के अनुच्छेद अलग अलग हैं। राष्ट्रपति 52 से चालू होता है, 52 से, और 61 तक आते हैं। फिर उसके बाद इनके फांसी की सजा माफ करना 72 में है। कई सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। लोकसभा जो है इसका अनुच्छेद नंबर 81 है, और राज्यसभा जो है इसका अनुच्छेद नंबर 80 है। तो हम अभी लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा जो है इसका अनुच्छेद कितना है, 81 है। लेकिन इस 81 के अलावा कुछ और अनुच्छेद भी लोकसभा से संबंधित हैं, वो अनुच्छेद हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले में। देखिएगा, अनुच्छेद नंबर 81(1)(a) और 81(1)(b) कुछ नहीं है, कठिन नहीं है। लोकसभा जो है उसमें हमें पता है कि 552 सीटें हुआ करती हैं, आज भी 552 ही है ना, हालांकि 9 खाली है, लेकिन अधिकतम सीटें कितनी है, 552। तो 552 सीटें कैसे भरी जाएंगी, कहां से भरी जाएंगी, ये लिखा गया है इन अनुच्छेदों में, और कुछ नहीं है। मतलब संरचना है, लोकसभा की संरचना है इनमें। तो 81(1)(a) कहता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र हैं तुम्हारे, जहां पे चुनाव किए जाने हैं, उनसे 530 लोग जो है निर्वाचित होके आएंगे लोकसभा में। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से आएंगे केवल कितने लोग, 20 लोग। 530 और 20 550 हुए, लेकिन अधिकतम सीटें कितनी है, 552। तो 2 कहां गए, तो 2 हमें पता है अनुच्छेद नंबर 331 में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था। तो इस प्रकार से 552 सीटें भरी जाती थी। 530 आएंगी निर्वाचन क्षेत्रों से, 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी से, और बकाया 2 हैं वो एंग्लो इंडियन हुआ करेंगे, ऐसे करके। लेकिन 104वां संशोधन 2019 में ये एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की प्रथा हो गई है भैया समाप्त। अब वर्तमान में केवल यही 2 कंडीशन लागू हैं, 530 और 20 वाली। मतलब 550 सीटें ही हैं, जिनमें से आप पता है कि कुछ सीटें कहां पे खाली हैं, पीओके की अपनी लोकसभा में खाली है, जो अपन को याद रखनी है। आइएगा इस साइड कौन सी है भैया, इस साइड एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 330। हमें पता है पेपर में नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं, और जाति की कितनी है। तो ये 2 पॉइंट है। एससी जो है उसकी 84 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं, और एसटी जो है उसकी 47 सीटें 47 लोकसभा में आरक्षित हैं। और यह अनुच्छेद बोलता है 330, अनुच्छेद नंबर 330 के अनुसार एसटी की 47 और एससी की 84 सीटें लोकसभा में आरक्षित रहती हैं। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। तो ये छोटी सी चीज है जो हमने आज कवर की है। इसके बाद आइएगा आगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे अपन। अनुच्छेद नंबर 93, 94 आपने नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो अपन यहां देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका मेन काम क्या है भैया, कि मनी बिल वगैरह होते हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, लोड मत लीजिएगा कि मनी बिल क्या है, उस मनी बिल को मनी बिल है या नहीं ये तय करने का अधिकार होता है। अभी आप पढ़िएगा कि अगर कोई बिल आया है, हमने क्या पढ़ा कि लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों पास कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब ये समझिएगा कि लोकसभा में पास होना है। अब कोई बिल आ गया, जैसे ये रहा, अभी बिल आया था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करनी है, तो ये कानून बना, कानून पास हुआ, फिर वापस लिया गया, नहीं लिया गया, ये बात की बातें हैं। ये देखिएगा, अगर लोकसभा में कोई बिल आता है और बिल आने के बाद अगर वो पास हो जाता है अलग अलग, जैसे 300 लोग उसके पक्ष में हैं, 200 लोग पक्ष में नहीं है, तो अपने आप पास हो गया। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए कि भैया 230 लोग पक्ष में हैं और 230 लोग विपक्ष में हैं, मतलब अगर वोटिंग किसी बिल पर बराबर आ जाती है तो निर्णायक मत जो है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कास्टिंग वोट, उसको देता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अमूमन
किसी भी बिल पर वोटिंग नहीं करता। मतलब साधारण बिल पर या नॉर्मल बिल, जैसे भी बिल चल रहे हैं उन सब बिल में वो स्थिति नॉर्मल है तो लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर फंस जाता है कंडीशन, कैसे, बराबर वोटिंग आ गई, तो बराबर वोटिंग में लोकसभा को निर्णायक मत, लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब वो उसका स्वयं विवेक से काम करेगा कि मेरे को निर्णायक मत देना है तो विपक्ष में देना है कि पक्ष में देना है, ये खुद लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है पहली बार में वोट नहीं डालेगा, निर्णायक मत की स्थिति में वो उसे वोट डालने का अधिकार होगा। अब कुछ प्रश्न हैं जो पुराने पेपरों में देखे गए हैं, कुछ अपन नए बनाने की कोशिश करेंगे। 4-6 मैंने इसमें डाल दिए, बाकी सीट में आप मिल जाएंगे जो पुराने आ रखे हैं। लोकसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? आपने अभी पढ़ा है कि 13 मई 1952 को हुई थी। दूसरा है, भारत की जो संघीय विधायिका है उसे किस नाम से जाना जाता है? नॉर्मल सी बात, अपन ने अभी पढ़ा था कि 3 चीजें हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होता है? जो कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही तो करते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को क्या कहते हो आप? संसद। लो, बन गया प्रश्न कि भारत की जो संघीय विधायिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं इसको। तो संघीय विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है, लेजिस्लेचर कह लो इंग्लिश में। संसद के किस सदन को लोकप्रिय सदन कहते हैं? ये चर्चा में रहता है कई बार, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन। इसके चुनाव जनता करती है लोकसभा के, इसलिए लोकसभा को जनता का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? मैंने पहले ही बताया था, कुछ भी वो शब्द तो कठिन डाल ही देता है, आप इस पर टेंशन ना लें। उसने पूछा है कि संसद का भाग नहीं है, हमें पता है संसद के भाग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये पीएससी का प्रश्न है जिसमें प्रधानमंत्री उत्तर में था, उपराष्ट्रपति उत्तर में, मान लीजिए कोई भी एक चीज डाल देगा वो। आप तो इतना याद रखना है कि लोकसभा जो है, राज्यसभा जो है और राष्ट्रपति जो है, ये तीनों ही संसद के भाग हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो आप मिलेगा उसको टिक कर देना, वो संसद का भाग नहीं होगा। संसद कौन से अनुच्छेद में है? 79 में। लोकसभा कितने में भैया? 81 में। राज्यसभा कितने में है? 80 में। लोकसभा में कितनी एससी की सीटें होती हैं? भूले? देखो, लोकसभा में एससी की सीटें हैं 84 और एसटी की कितनी हैं? 47। अनुच्छेद नंबर कौन सा? ये 330। एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, कितने? 2। हालांकि बंद है, लेकिन इसके लिए अनुच्छेद कौन सा था? 331। ये याद रखिएगा। कौन से संशोधन में ये किए गए हैं बंद? 104। कब हुआ था? 2019 में। ठीक। मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? ये आप नहीं पता है। और ये दूसरा जो है वो हमको पता है कि पीओके की कितनी सीटें जो है संसद में खाली हैं। लोकसभा में पूछेगा तो 7 सीटें खाली हैं, राज्यसभा में पूछेगा तो 5 सीटें खाली हैं। और उसने दोनों पूछ ली हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद की कितनी सीटें खाली हैं? 12। तो इसका उत्तर रहेगा संसद में कुल 12 सीटें हैं, लोकसभा में 7 हैं और राज्यसभा में 5 हैं। मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? अब भैया ये मंत्रिपरिषद क्या होती है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए, इतना तो पढ़ा है कि जो लोकसभा होती है उस लोकसभा में जीतने के बाद जो लोग आते हैं वो कितने आते हैं? लोकसभा में जीतने के बाद 543 आएंगे। पहले कितने आते थे? 543। 543 जो लोग हैं जो लोकसभा में बैठे उनको सांसद कहते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इन सांसदों में से 15% लोग, ये कई बार आया है कि कितनी प्रतिशत मंत्रिपरिषद हो सकती है अधिकतम लोकसभा का? तो लोकसभा का अधिकतम कितना हो सकती है? ये 15%। 14 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, लेकिन 16-17 नहीं होगी। तो 543 का 15% जो लोग हैं वो कहलाते हैं मंत्रिपरिषद के लोग या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपसे प्रश्न पूछा कि ये जो लोकसभा है ये क्या थी भैया? लोकसभा। लोकसभा का 15% कौन बना? मंत्रिपरिषद। और इसमें जो भी लोग हैं वो सब क्या बनेंगे? अब मंत्री। कोई रेल मंत्री है, कोई कुछ, कोई विदेश मंत्री, इस तरह से मतलब इनको मंत्रालय दिए जाएंगे। अब होता यह है कि जब मंत्रिपरिषद लोकसभा से बनी है तो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। पिछला प्रश्न याद है? ये रहा, मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा मंत्रिपरिषद बनी किस में से है?
लोकसभा में से, तो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा में से। अब ये जो मंत्री परिषद है, ये इसमें 70 से 80 लोग आते हैं, और 70-80 लोगों को मोदी भाई साहब अपनी कार में बैठाएंगे, आ पाएंगे क्या? कार है, बस थोड़ी ना है कि 70-80 उसमें लाद दिए। तो कहने का मतलब क्या कि ये 70 जो 80 लोग हैं, उनमें से भी छटनाई करी जाती है, जिसको आप कैबिनेट का नाम देते हैं, या हिंदी में कहते हैं मंत्री मंडल। तो क्या भैया, 3 से 5 लोगों का समूह जो प्रधानमंत्री के खास होते हैं, उनको कैबिनेट या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। और अगर इसका एक्सट्रीम लेवल कर दिया तो उसको नाम देते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट शब्द जहां भी मिल जाए समझ जाइएगा कि सरकार जो है वो खुद की सुन रही है, किसी और की नहीं। एक तरह से तानाशाह वाली कहानी समझ सकते हैं। जैसे किचन कैबिनेट जो है, ये शब्द सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की सरकार में आया था, और इसका सर्वाधिक उपयोग या व्यापक उपयोग लिख सकते हैं आप, इंदिरा गांधी ने किया था। किचन कैबिनेट का व्यापक उपयोग इंदिरा गांधी ने किया है, और पहली बार इसका जो स्वरूप सामने आया वो किसके में आया? नेहरू सरकार में आया था। किचन कैबिनेट क्या हो गया भैया कि 3, 4, 5 लोगों से ही सरकार चलाई जा रही है, बाकी जो जीत के आए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। और ये मंत्रिमंडल जो शब्द है, इस शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, केवल एक जगह इसको छोड़कर, वो याद रखना, अनुच्छेद नंबर 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल का उल्लेख कहीं पूरे संविधान में नहीं मिलता है, वो पूछ लेता है। आइएगा, अब एक प्रश्न देखिएगा, नोट में है कि सभी मंत्री सांसद होते हैं, लेकिन सभी सांसद मंत्री नहीं। ये कठिन सी भाषा है, सरल हो जानी है। देखिएगा, हमने अभी देखा कि लोकसभा में जो लोग बैठे हैं, जीत कर आए हैं, उनको सांसद कहते हैं। राज्यसभा में जो बैठे हैं उनको भी सांसद कहेंगे। लोकसभा जो है उसका 15% बनाते हैं मंत्रिपरिषद। देखो, लोकसभा जो है उसके लोगों को क्या कह रहे हैं? सांसद। अब सांसद जो है उनमें से मंत्री कितने लोग बने हैं? 70 से 80 लोग। तो देखिएगा, सारे के सारे सांसद मंत्री बने हैं क्या? नहीं ना। जैसे बैच है अपना, इस बैच में ये अमूमन 90 लोग बैठे हैं, तो 90 लोग जो हैं, इन 90 लोगों में से सबके सब सरकारी नौकरी पे जाने हैं क्या? नहीं। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी पे जाएंगे वो पहले स्टूडेंट रहे हैं कि नहीं रहे? मैं ये कहना चाह रहा कि हर एक सरकारी नौकरी वाला जो आदमी है वो स्टूडेंट रहा है, चाहे वो LKG पढ़ा हो, UKG पढ़ा हो, लेकिन छात्र तो रहा ही है ना। लेकिन हर एक छात्र सरकारी नौकरी पे नहीं गया है। सब गए तो फिर टिक्की कौन बेचना है? ये टिक्की वाले क्या छात्र नहीं रहे थे पहले? तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो सांसद है वो मंत्री नहीं है, लेकिन हर एक मंत्री पहले क्या था? सांसद था। तो ये लाइन को चेक करिएगा, सभी मंत्री सांसद हैं, बात सही है। सभी के सभी मंत्री कौन है? सांसद हैं। लेकिन सभी सांसद मंत्री नहीं है, बात सही है। सभी सांसद अगर मंत्री बन जाएं तो जितने सांसद हैं उतने ही 543 मंत्री होंगे। फिर मंत्री की संख्या कम है ना, तो सभी सांसद मंत्री नहीं होते हैं। एक कोटेशन और आ जाती है, वो कोटेशन ये है कि मंत्रिपरिषद जो है एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद में जितने भी लोग हैं उन सभी सदस्यों में से किसी एक सदस्य ने अगर इस्तीफा दे दिया गलती से, तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद क्या होती है? एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। तो आज की क्लास को आप रिवाइज करिएगा आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए। हमने चालू किया था संविधान। संविधान क्या भैया? किसी भी देश को चलाने के लिए जो बनाए गए नियम कानून संविधान है। सबसे पहला अमेरिका का, सबसे बड़ा भारत का, सबसे पुराना भी अमेरिका का, सबसे नया नेपाल का, सबसे छोटा मोनाको का। याद आ रहा है? अफ्रीका के ऊपर यूरोपियन कंट्री। भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। जब बना था तब संविधान दिवस मनाते हैं, और जब लागू हुआ था तब रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी क्यों चुना? क्योंकि पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था लाहौर में, उसी की याद में ये मनाया गया है। अगले आपने पढ़ा था संविधान जो है या शासन है, उसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या है? जो कानून का निर्माण करती है, जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
ये विधायिका का अंग है। कार्यपालिका जो कानून को क्या करती है, लागू। ये देखिए, ये आप जो पढ़ रहे हैं मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, ये सब किसके भाग हैं, कार्यपालिका के। फिर आगे न्यायपालिका पे, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायपालिका के अंग है। संसद क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद कहते हैं। तीनों ही कानून बनाते हैं, इसलिए संसद को विधायिका भी कहा जाता है। अब हमने लोकसभा पढ़ी, लोकसभा में 552 सीटें, वर्तमान में 43 सीटें हैं। 2 एंग्लो इंडियन बनाए जाते थे, उनकी प्रथा समाप्त हो गई है। इसके बाद हमने देखा कार्यकाल 5 साल है, न्यूनतम आयु 25 साल है। इसके बाद अपन आगे बढ़े, लोकसभा जो है उसका गठन कब हुआ, पहली बैठक कब हुई, लोकसभा जो है उससे मंत्रिपरिषद बनती है, मंत्रिपरिषद से कैबिनेट बनती है, और इनके कुछ प्रश्न जो है हमने लगाने की कोशिश करी थी। अगली क्लास में हम राज्यसभा पढ़ेंगे, और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में भी थोड़ी सी चीजें बची हैं, मनी विल, नॉर्मल विल, ये भी देखेंगे इसमें। इसके बाद अपन राज्यसभा पढ़ेंगे, और राज्यसभा के बाद एक बड़ा टॉपिक चालू होगा जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। फिर अपन लंबा सी क्लास लेंगे राष्ट्रपति के लिए। धन्यवाद।